नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस चैनल पर। अभी बहुत ही हाईलाइटेड मुद्दा है भूगोल का, बादल फटना, क्लाउड बस्ट। आखिरकार क्या होता है ये, चलिए जानते हैं। वैसे बादल फटना, जिसे क्लाउड बस्ट कहा जाता है, इसमें भारी वर्षा होती है और ये भारी वर्षा मूलतः पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास या पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास होती नजर आती है। तो आखिरकार ये बादल फटना होता क्या है? तो बादल फटने में बड़े बड़े न्यूमोक्लिम्बस क्लाउड बनते हैं और ये बड़ी तेजी से वर्षा करते हैं। जब सूर्यताप के कारण जो जल क्षेत्र हैं, यहां से जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है, तो आर्द्रता, जिसे ह्यूमिडिटी भी कहा जाता है, समय के साथ ये जल वाष्प धीरे धीरे वाष्पित होकर ऊपर की ओर उठते हैं और अधिक तापमान पर जाकर धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं, संघनित होने लगते हैं। समय के साथ क्या होता है? समय के साथ इनका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाते हैं, इनकी सघनता, डेंसिटी, चूंकि यहां संघनन की प्रक्रिया होती है और ऊंचाई पर होता है तापमान कम, तो तापमान कम होने के कारण ये क्या होते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं। इनकी डेंसिटी, इनकी सघनता निरंतर बढ़ती है और इसी कारण से ये घटना होती है। मूलतः होता यह है कि जो जो सतह होती है, ये होती है लो प्रेशर में, निम्न दाब में। नमी इससे कारण ऊपर उठती है। नमी जब ऊपर उठेगी, जब जलवाष्प ऊपर में उठेगी, तो तापमान कम होने के कारण ऊंचाई पर जाकर ये संघनित होगी और बड़े बड़े बादलों का निर्माण करेगी, जिससे बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में वर्षा होती है। और ये वर्षा बिजली कड़कने के साथ होती है। इससे जन धन की भी हानि होती है और इससे भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी घटनाएं न केवल भारत में अर्थात दुनिया में देखने को मिलती है। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही भूस्खलन कहा जाता है। अब यदि इसके बहुत डिटेल में चलें तो इस बादल फटना को और क्या कहा जाता है? तो इसे मेघ विस्फोट कहा जाता है। इसे मूसलाधार वृष्टि भी कहा जाता है। ये एक ऐसी डिवॉस्टिंग कंडीशन होती है, ये एक ऐसी अंतरिम अवस्था होती है जिसमें जनधन की अत्यंत नुकसान भी होता है। बादल फटने की घटना क्या केवल भारत में होती है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यह घटना पूरी पृथ्वी पर होती है और यह घटना को अंजाम पृथ्वी की धरातल से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिया जाता है। यह मूलतः एक प्राकृतिक घटना होती है, पर मानवीय क्रियाकलाप इस गति को दुरंतित कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं। इसमें कभी कभी पानी गिरने के साथ, बड़ी बड़ी बूंदों का तो पानी गिरता ही है, साथ ही इसमें बड़े बड़े ओले भी गिरते हैं, जिनका आकार 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा दिखाई देता है। कुछ अध्ययनों की माने तो भारतीय क्षेत्र में हिमालय ही मूलतः एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यह घटना होती है, परंतु दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट है, मूलतः केरल राज्य है, चूंकि यहां साइलेंट वैली का रीजन है, शांत घाटी का रीजन है, इस ऊंचे क्षेत्र में भी यह घटना देखी जा सकती है। तो उत्तर के हिमालयीन क्षेत्र और दक्षिण भारत में यदि हम जाएं तो नीलगिरी और पश्चिमी घाट के आसपास के क्षेत्र में यह घटना होती नजर जरूर आती है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें और क्या देख सकते हैं इसको, और मुख्य परीक्षा के यदि आयामों से हम देखें तो मुख्य परीक्षा के आयामों से क्या लिख सकते थे? तो लिख सकते थे कि बादल फटना एक जल विज्ञान संबंधी खतरा है या आपदा है। इसमें कुछ समय में, समझिएगा, कुछ घंटे में, कुछ समय के अंदर एक छोटे से क्षेत्र में पूरे माह की या फिर पूरे साल की वर्षा हो जाती है। और यह घटना मुख्यतः यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यह घटना भारतीय परिप्रेक्ष्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से साउथ वेस्ट मानसून से होती हुई नजर आती है। यदि और इसकी बात करें और डिटेल की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान ने इसके परिप्रेक्ष्य में क्या घटना के बारे में कहा है। यदि ये मुख्य परीक्षा में आने का बिल्कुल प्रश्न बनता है इस बार, तो इस बार हमारे अधिकारी इसमें क्या क्या चीजों को एड ऑन कर सकते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है यदि 20 से 30 वर्ग किलोमीटर, कितने दोस्तों? तो लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यदि 100 मिलीमीटर प्रति घंटा, 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक अप्रत्याशित यदि वर्षा हो रही है, तो इस पूरी घटना को क्या कहा जाएगा? तो इस पूरी घटना को कहा जाएगा बादल फटना, क्लाउड बस्ट। अब यदि इसको
हम स्वीडिश एंगल से देखते हैं, स्वीडन के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देखते हैं, तो वहां पर बादल फटने को क्या कहा जाता है? इसे स्काई फॉल कहा जाता है। स्काई फॉल ही क्या है? बादल फटना है। और बादल फटने का ही संक्षिप्त नाम इन्होंने क्या रखा है? स्काई फॉल रखा है। उन्होंने माना है कि ये जो बादल फटने की घटना है वो 1 मिलीमीटर प्रति मिनट, अच्छे समझिएगा, 1 मिलीमीटर प्रति मिनट या ऐसी वर्षा जो लगातार लंबे समय तक 50 मिलीमीटर प्रति घंटे के रूप में होती है, इस वर्षा को जो एक क्षेत्रीय क्षेत्र में होती है, एक सीमित क्षेत्र में होती है, इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे स्काई फॉल भी कहा जाता है, इसे बादल फटना भी कहा जाता है। अब हम धीरे धीरे आगे चलते हैं कि बादल फटना, बेसिकली बादल फटने में और जो सामान्य वर्षा होती है, डिजलिंग होती है, इसमें क्या अंतर होता है? जैसे हम रेनफॉल कहते हैं, एक जो हमारे सामान्य समय में होता है, इस घटना को रेनफॉल कहा जाता है। और जब आकस्मिक घटना होती है, तापमान विभेदता के कारण जब यह घटना होती है, तब इसे क्या कहा जाता है? तब इसे क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना कहा जाता है। तो अब हम दोनों में डिफरेंस को देखते हैं। तो पहले डिफरेंस की यदि हम बात करें, धीरे धीरे करके यदि हम डिफरेंस की बात करें, तो इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में मैं पहले एक समरी आपसे बात करता हूं, फिर धीरे धीरे करके मैं उसको आपको डिस्प्ले में भी दिखाऊंगा कि मुख्य परीक्षा में कैसे लिख सकते थे। पर पहले एक ओवरव्यू के रूप में आपको देखते हैं। तो जो बादल फटना है, इस समय बहुत ज्यादा वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है, अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। जबकि जब रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, तो कई बार मध्यम, कई बार तीव्रता से और कई बार कम वर्षा होती है। पर एक छोटे से क्षेत्र में असीमित वर्षा नहीं होती है। यदि हम देखें बादल फटने में, तो इसका क्षेत्र बहुत छोटा और सीमित दिखाई देता है, जबकि जो वर्षा होती है, इसका क्षेत्र सीमित ना होकर बहुत अधिक विस्तृत दिखाई देता है। यह डिफरेंस भी आ सकता है। समय अवधि, तो बादल फटने कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक की अवधि में ये पूरी त्रासदी होती नजर आती है, ये आपदा होती नजर आती है। जबकि वर्षा के समय कई घंटों से लेकर कई दिनों तक, कई माह तक यह घटना होती हुई नजर आती है। आखिरकार बादल फटने का क्या प्रभाव होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है? तो बादल फटने से विनाशकारी प्रभाव आते हैं। आकस्मिक बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड, भूस्खलन की घटना होती है। जबकि जब सामान्य तौर पर वर्षा होती है तो इसके लाभकारी प्रभाव होते हैं। अधिक समय तक वर्षा होती है, फसलों को लाभ होता है, पशुधन को लाभ होता है, सामान्य क्रिया का लाभ पर्यावरण को भी लाभ होता है। अब इससे आखिरकार क्या कारण है कि बादल फटते हैं? तो नमी युक्त बादल, जो वेपराइज्ड जो क्लाउड दिखाई देते हैं, नमी युक्त बादल हैं, ये पहाड़ों से टकराकर उसके तापमान अंतर के कारण वहीं पर भारी वर्षा करते हैं, अवरोध के कारण से। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बादल फटना कहते हैं। जबकि सामान्य वर्षा क्या है? जब वायुमंडल की नमी समय के साथ ऊपर उठती है, तो तापमान कम होने के कारण सघन हो जाती है, सघनता आती है, डेंसिटी आती है, वहां संघनन की प्रक्रिया होती है, और संघनन के साथ समय के साथ धीमे धीमे करके बादलों का निर्माण होता है, जिससे जलबूंदों के रूप में यह वर्षा होती है। तो इसे हम कैसे लिख सकते थे? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बादल फटना कैसे भिन्न है। तो पहला है कि बादल फटना इससे ऐसे भिन्न है कि बादल फटने में वर्षा बादलों से गिरने वाली संघनित जल से होती है। जब कंडेंसेशन होता है, जब संघनन होता है, तब सामान्य रूप से वर्षा होती है। जबकि बादल फटने में आकस्मिक भारी वर्षा होती है, जो आपदा में अधिक अलग तरह से नुकसान दाती है। दूसरा पॉइंट, भारी वर्षा को बादल फटने के रूप में देखा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। जबकि यह जो वर्षा होती है 100 मिलीमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। स्वीडिश लोगों ने अलग अलग आयाम दिए, भारत में अलग आयाम दिए गए। तो भारत ने माना है कि यदि 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की गति से वर्षा हो रही है, तो यह वर्षा बादल फटना कहलाएगी। तीसरे रूप में आते हैं, बादल फटना बेसिकली एक नेचुरल कॉज होता है, यह एक प्राकृतिक घटना होती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बिना बताए बहुत अधिक वर्षा होती है, और यह वर्षा पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होती हुई नजर आती है। बादल फटने को देखें तो इसका क्षेत्र बड़ा सीमित होता है, जबकि यह क्षेत्र विशेषकर कहां पर होता है?
ये सीमित क्षेत्र में होता है, पहाड़ों पे, ढलानों पे, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के आसपास ये घटना होती हुई ज्यादा हमें दिखाई देती है। जबकि वर्षा तो हर स्थान पर होती है, चाहे मैदान हो, पठार हो, पर्वत हो, पहाड़ी हो या कोई भी स्थान हो। बादल फटने में अत्यधिक तीव्रता से पानी गिरता है, बहुत बड़ी बूंदों का पानी गिरता है, ऐसा लगता है ऊपर से बादल सच में फट गया है। जबकि वर्षा में सामान्य तीव्रता से वर्षा होती है, इसमें डिजलिंग आप सभी ने देखी, और मैं नहीं चाहता कि कभी भी जीवन में आप बादल फटने की आपदा को देखें। आगे चलते हैं। बादल फटने के लिए जो एरिया है ये बहुत नैरो होता है, बहुत सीमित क्षेत्र में होता है, जबकि वर्षा बहुत बड़े क्षेत्र में होती नजर आती है। बादल फटना कुछ मिनट से कुछ घंटों तक हो सकता है, जबकि वर्षा कई घंटों से कई दिनों तक और कई दिनों से कई माह तक भी हो सकती है। तो ये इसके बेसिक एंगल थे। इसके अलावा बादल फटना विनाशकारी बाढ़ लेकर आता है, भूस्खलन लैंडस्लाइड लेकर आता है, जबकि वर्षा आमतौर पर लाभ लेकर आती है, चाहे कृषि के लिए हो, पर्यावरण के लिए हो या किसी भी आयाम के लिए हो। आगे बढ़ते हैं। बादल फटना एक नेचुरल घटना होती है, पर नकारात्मक अवधारणा है, जबकि अप्रत्याशित और अचानक होने वाली घटना, जबकि वर्षा एक सकारात्मक अवधारणा है। तो वर्षा को यहां से आप एंगल में डाल सकते हैं कि वर्षा एक सकारात्मक अवधारणा है। एक एंगल ये था। दूसरा एंगल, इसी क्वेश्चन को यदि अंतर के रूप में पूछ ले तब मेरे अधिकारियों को क्या लिखना है, तब हमारे अधिकारी लिखेंगे ये पॉइंटों को कि तीव्रता, क्षेत्र, समय अवधि, प्रभाव और क्या कारण दिखाई देते हैं। वही चीज जो मैंने बताई थी कि बादल फटने में अत्यधिक तीव्रता, भारी वर्षा में पानी गिरता है, जबकि सामान्य वर्षा में मध्यम तीव्रता और कम मात्रा में पानी गिरता है। बादल फटने का क्षेत्र छोटा और सीमित होता है, जबकि सामान्य वर्षा बड़े आकार में विस्तृत क्षेत्रों तक होती है। समय अवधि, बादल फटना कुछ मिनट से कुछ घंटों तक की क्रिया अवधि दिखाई देती है, जबकि ये घंटों से लेकर दिनों तक और दिनों से लेकर माह तक होने वाली घटना दिखाई देती है। प्रभाव, इसके विनाशकारी प्रभाव होते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, कई बार तो लैंडस्लाइडिंग भी होती है, भूस्खलन भी होता नजर आता है, जबकि आमतौर पर इसके लाभकारी प्रभाव होते हैं, वर्षा के अधिक समय तक रहती है, कृषि के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आती है, पर्यावरण के लिए सकारात्मक परिणाम ये लेकर आती है। कारण क्या है? तो जब नमी युक्त बादल पहाड़ियों में या पर्वतों में अवरोध से टकराते हैं, पहाड़ या पर्वतों के अवरोध के रूप में टकराते हैं, तो तापमान कम हो जाने के कारण से आकस्मिक वर्षा होती है, इसे बादल फटना कहते हैं। जबकि वायुमंडल में नमी, कंडेंसेशन, संघनन और बादलों में परिवर्तन के कारण मूलतः यह घटना होती हुई नजर आती। आगे बढ़ते हैं। अब हम और आगे के एंगल्स को देखते हैं कि बादल फटने के बेसिक कॉज क्या होते हैं, आखिरकार क्या कारण है कि बादल फट जाते हैं। तो बादल फटने के बहुत सारे कारक हैं, जिनमें पहला कारक आपके सामने है, भौगोलिक लिफ्टिंग। अर्थात जो बादल हैं, जो पर्वत हैं, ये नमी युक्त हवाओं को ऊपर की ओर ढकेलते हैं। भाई सीधी सी बात है, बादल धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर जाने की कोशिश करते हैं, और जब अधिक ऊंचाइयों पे जाते हैं तो तापमान हो जाता है कम। तापमान कम होने से कंडेंसेशन, सीधी सी बात है, वो पास आने लगेंगे, और इसी कारण से भारी वर्षा हिमालयीन क्षेत्रों में और दक्षिण भारत में नीलगिरी और पश्चिमी घाट के अन्नामलाई और अगस्तमलाई की चोटियों जैसे क्षेत्रों में होती हुई दिखाई देती है। दूसरा इसका प्रमुख कारण है संवहन धाराएं, कन्वेक्शनल करंट्स। तो गरज के साथ जब ये हवा ऊपर की ओर उठती है तो नमी को अपने साथ खींचने लगती है। नमी को जब अपने अंदर खींचने लगती है तो इससे नमी की अधिकता के कारण से, नमी की अधिकता से भारी वर्षा होती है, और भारी वर्षा बादल फटने का कारण बनती है। और यह घटना कभी मैदानों पर नहीं होती है, यह घटना मूलतः यदि आप देखेंगे तो या तो पहाड़ी इलाके होंगे या पर्वतीय इलाके होंगे। तीसरा कारण है जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है? 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में चलने वाली जो तेज हवाएं हैं, इन्हें जेट धारा कहते हैं, और ये जेट धारा अलग अलग हवाओं को नमी लेकर आगे बढ़ने में मदद करती है, और इसी कारण से कई बार बादल फटने की घटना भी देखी जाती है। चौथा कारण है नमी अभिसरण। नमी अभिसरण क्या है भाई? तो जब उच्च नमी सामग्री वाली वायु राशियां आपस में मिलती, जब बहुत सारी नमी वेपर लेकर वायु राशियां आपस में मिलती हैं,
तो बादल बड़े बड़े आकार के हो जाते हैं और इन बड़े आकार के बादलों के मिलने से एक छोटे से क्षेत्र में असीमित वर्षा होती है और ये असीमित वर्षा ही बादल फटने का कारण बनती है। अगला है शहरी द्वीप प्रभाव। जहां शहर होते हैं वहां जनसंख्या ज्यादा होती है, कंक्रीट के रीजन ज्यादा होते हैं। इससे क्या होता है, CO2 की मात्रा बड़ा अधिक हो जाती है, ऑक्सीजन पेड़ की मात्रा कम होती है और जीव जंतुओं की मात्रा अधिक होती है। चूंकि वो CO2 छोड़ते हैं इसलिए वो क्षेत्र लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है और इस लो प्रेशर के क्षेत्र में अधिक वर्षा होती नजर आती है। तो बादल फटने की घटना से शहरी क्षेत्र में, इन पहाड़ी और पर्वतीय शहरी क्षेत्र में नुकसान भी होता नजर आता है। मॉनसून का प्रभाव। वैसे मानसून तो एक अरबी भाषा का शब्द है, पर मानसून के दौरान विशेष रूप से जब नमी और अस्थिरता एक साथ मिल जाती है, नमी भी हो और तापमान में अस्थिरता यदि दिखाई देती है, उसमें डिस्टरबेंस दिखाई देता है, तब बादल फटने की घटना होती है और बादल फटने की घटना आपदा कहलाती है। अंत में आते हैं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। वैसे हर चीज का कारण ही जलवायु परिवर्तन है, पर जलवायु परिवर्तन बादल फटने की आवृत्ति, पुनरावृत्ति को तेज कर रहे हैं। दिल्ली हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, केरल हो, कोई भी आपदा हो, एक साल के अंदर ही घटित होने वाली घटनाएं दिखाई देती हैं, जो बिल्कुल सोचनीय विषय भी दिखाई देता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड भी होते हैं। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत अधिक तक पहुंच जाते हैं, बहुत संतृप्त हो जाते हैं और जब इनमें संघनन अत्यधिक हो जाता है तो ये ही बादल फटने का कारण बनते हैं। तो याद रखिएगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड वो क्लाउड होते हैं जो मूलतः बादल फटने का कारण बनते हैं। तो प्रीफैक्ट भी है, मुख्य परीक्षा का फैक्ट भी नजर आता है। तो वही चीज के बारे में कि क्या डिटेल हो सकती है, ये डिटेल यहां पर आपके सामने भी लिखी हुई है कि जब आप मुख्य परीक्षा में लिखते हैं तो आप इन दृष्टिकोणों को यदि आप लिख देते हैं, आप इन विजन्स को लिखेंगे तो आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे नंबर इसमें मिल पाएंगे। और बात करते हैं कि आखिरकार बादल फटने के गुण क्या होते हैं, हम किस प्रकार से मानेंगे कि यह घटना बादल फटने की है। तो इस समय दोस्तों वर्षा कैसी होती है, तो इस समय वर्षा बहुत तेजी से होती है, बहुत तीव्रता से यह वर्षा होती हुई नजर आती है। आमतौर पर कुछ मिनट, कुछ घंटे के अंदर ही 100 मिलीमीटर, समझ पा रहे हैं आप, 10 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा एक छोटे से क्षेत्र में हो जाती है। इसे ही बादल फटने की घटना कहेंगे। दूसरे रूप में देखते हैं स्थानीयकृत प्रभाव। ये अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां पर, जिसको हम कह सकते हैं 20 से 25 वर्ग किलोमीटर का एरिया। तो यदि पहाड़ या पर्वतों में ये एरिया दिखाई देते हैं तो इन क्षेत्रों में ये घटना हो सकती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान होता है कम और वहां पर नमी युक्त बादल यदि पहुंच जाते हैं तो वहां तेजी से वर्षा करते हैं। तीसरा कारण है लैंगमुइर अवक्षेपण प्रक्रिया। अब ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, बट यदि इसके सामान्य रूप में कहूं तो समय के साथ धीरे धीरे गिरती हुई जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो इस क्रिया के माध्यम से ही बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बदल जाती हैं और यदि तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया तो कई बार तो ओले भी गिरते हुए नजर आते हैं और ये पूरी घटना बादल फटना कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आकस्मिक बाढ़। यदि किसी क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ आ रही है, तेजी से वर्षा होगी तो भूस्खलन होगा, नदियों का मार्ग परिवर्तित होगा, झीलों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और ये सब घटना बादल फटने के बारे में बताती नजर आती है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार बादल फटने के इफेक्ट क्या होते हैं। यदि किसी रीजन में बादल फट गया है तो क्या होगा, इसके सकारात्मक परिणाम होंगे कि नकारात्मक परिणाम होंगे। वैसे सभी नकारात्मक परिणाम ही देखने जाते हैं, जिनमें यदि पहले पार्ट की हम बात करें, पहले की बात करें तो यह है आकस्मिक बाढ़। तेजी से पानी यदि नदियों में, नालों में या निचले इलाकों में चला जाएगा तो इससे होगा ये विनाशकारी बाढ़ आएगी और जो अनेक तरह से नुकसान लाएगी। दूसरे रूप में कहें तो दूसरी घटना का प्रभाव होगा भूस्खलन।
लैंडस्लाइडिंग। बादल फटने से बारिश बहुत बड़ी मात्रा में होती है और चूंकि जो ढाल होते हैं, जो पर्वतीय ढाल होते हैं, ये अस्थिर होते हैं। यहां पर पर्वत अधिक नहीं होते, मिट्टी एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं होती है, वहां पर उनकी जो क्षमता है वो एक दूसरे से पकड़ा नहीं होती है और जिसके कारण भूस्खलन की घटनाएं भी दिखाई देती हैं, अवसंरचनाएं क्षतिग्रस्त होती नजर आती हैं। तीसरे रूप में देखते हैं बुनियादी ढांचों को नुकसान, जिसके ऊपर अभी मैंने शब्द कहे। अब यदि यह घटना होती है तो इसे पुल, सड़क, इमारत और जो बिजली है, इसके अलावा तमाम मानवीय क्रियाकलापों से के लिए आवश्यक चीजें सब नष्ट हो जाती हैं और ये बादल फटने का परिणाम है। चौथा है कृषि पर प्रभाव। आखिरकार कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कृषि पर सीधी सी बात है, नकारात्मक प्रभाव ही पड़ने वाला है। फसलों को, कृषि योग्य भूमि को, पशुधन को, इन सभी पर नकारात्मक नुकसान होता है। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था तक को नकारात्मक परिणाम झेलने मिलते हैं। पांचवें रूप में आते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। आखिरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होगा? तो इससे भाई बाढ़ आएगी, जलाशय से किसी क्षेत्र में जलाशय टूट जाएंगे, बांध टूट जाएंगे, जल भराव हो जाएगा और जल भराव होगा तो अनेक प्रकार की जल जनित बीमारियां होंगी, पीने योग्य पानी नहीं मिलेगा और अनेक मृत्यु के कारण भी इससे बनेंगे। अगले पॉइंट में आते हैं आर्थिक नुकसान, इकोनॉमिकल इश्यूज। क्या होंगे इकोनॉमिकल इश्यूज भाई? तो बाढ़ और भूस्खलन से आर्थिक गतिविधियां पूरी चरमरा जाएंगी, पूरी रुकावट आ जाएंगी। कोई कमर्शलाइज्ड काम है, वाणिज्यिक कार्य है, घरेलू संपत्ति है, धार्मिक स्थान है, पर्यटन स्थान है, सभी प्रभावित हो जाएंगे। अगले रूप में आते हैं बुनियादी ढांचों को नुकसान। जो भी हमने बनाया, मानव ने बनाया, उन सभी चीजों को इससे नुकसान तो होगा ही होगा। वैसे हमने पहले भी इस मुद्दे पे बात की थी। आगे बढ़ते हैं मृदा का अपरदन। जो आप सब जानते हैं कि मृदा का अपरदन या मृदा का निर्माण कुछ दिनों में, कुछ घंटों में होने वाली घटना नहीं है। यह एक दीर्घकालिक घटना है। पर जब ऐसी विपदा आती है तो इन अच्छी मिट्टी के क्षेत्र में, उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र में अनेक प्रकार के अवसाद आ जाते हैं जो कृषि उत्पादकता को छीण कर देते हैं, कम कर देते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अंत में आते हैं रोग जनित बीमारियां। जी हां दोस्तों, रोग जनित बीमारियों में वृद्धि हो जाती है। जब बाढ़ आती है तो उससे हैजा, पानी गंदा हो जाता है, हैजा, टाइफाइड, बुखार और ना जाने कितनी जल जनित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये मूल रूप से बादल फटने के प्रभाव दिखाई देते हैं। यदि इसे लिखना होता तो कुछ इस एंगल में भी हम लिख सकते थे। जिन चीजों की मैंने अभी आपसे बातें की है, उन चीजों को यहां पर मैंने प्रस्तुत भी किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरकार ऐसा क्या काम करें जिससे बादल फटने के जो प्रभाव हैं, इन प्रभावों को हम कम कर सकें, इसके जो इफेक्ट हैं, इनके जो नुकसान हैं, इन नुकसानों को कम कर सकते हैं। तो पहला काम क्या कर सकते हैं? तो पहला काम कर सकते हैं पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुनकर, समझकर अपनाकर। क्योंकि हर देश, चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो या अविकसित हो, हर देश अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश में आपदा को न्यूनीकरण करने के लिए हर वो प्रयास करता है जो वो कर सकता है। तो बादल जिन क्षेत्रों में फटते हैं वहां पूर्वानुमान, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इमरजेंसी चेतावनी प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा काम क्या करना चाहिए? तो दूसरा काम हमें करना है बाढ़ के मैदानों का क्षेत्रीकरण करना है। आखिरकार बाढ़ किस मैदान में आती है, उसका मानचित्रण कर लें, उसकी मैपिंग कर लेनी चाहिए। वहां मानवीय गतिविधियां किस मात्रा में होती हैं, पर्यटन कितनी मात्रा में है, वहां वनीकरण को प्रभावित, वनीकरण बढ़ रहा है या वहां पर निर्वनीकरण हो रहा है। यदि ऐसे कोई भी काम हो रहे हैं जिससे वहां आपदाएं आ सकती हैं, तो उन क्षेत्रों को, उन गतिविधियों को प्रतिबंधित करना है और जो बुनियादी ढांचे हैं उनको मजबूत करना है जिससे इस विपत्ति से नुकसान न्यूनतम किया जा सके। तीसरे रूप में आते हैं शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा। देश का, क्षेत्र का, राज्य का, शहर का बुनियादी ढांचा अत्यंत मजबूत होना चाहिए, प्लानिंग से काम होना चाहिए। यदि बिना प्लानिंग के, बिना योजना के आप काम करेंगे तो सीधी सी बात है नुकसान ज्यादा होगा। और पहाड़ी ढालों पे घरों को नहीं बनाना चाहिए,
ये हिमस्खलन और भूस्खलन के कारण अत्यंत क्षतिग्रस्त होते हैं और इन पे मानवीय जीवन, पशु पक्षियों पर नकारात्मक प्रभाव भी देखा जाता है। चौथे रूप में आते हैं कि चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जन जागरूकता। आपके, मेरे, हमारे समाज के, हमारे परिवार के, हमारे राज्य और देश के जागरूक होने से इन समस्या, इन खतरा, इन आपदा, इन विपत्तियों से हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, इन्हें सीमित कर सकते हैं। जितने आप शिक्षित रहेंगे उतनी ही कम आपदाएं आपको प्रभावित कर पाएंगी। पांचवें नंबर पर आते हैं। पांचवें नंबर पर इंपॉर्टेंट है जल ग्रहण क्षेत्र का प्रबंधन। तो जल ग्रहण क्षेत्र का प्रबंधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां मानवीय निवास होते हैं, पशुओं का निवास होता है, मिट्टी में कृषिगत कार्य किए जाते हैं। तो यदि इन सभी चीजों का यदि हम सही कार्य करें, यदि हम सही तरह से काम करते हैं, तो उस जल ग्रहण क्षेत्र का सही प्रबंधन करना जरूरी है। पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, करना ये चाहिए। आगे चलते हैं, क्या कर सकते हैं? तो है ना, वनीकरण करना चाहिए, हरित अवसंरचना होनी चाहिए। क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो ना केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं, ना केवल मानव जात अर्थात हर प्राणी जात के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ की जड़ें वहां की मिट्टियों को थामे रखती हैं, उस क्षेत्र को ठोस बनाकर रखती हैं। इससे जब ये ऐसी आपदाएं आती हैं, भूस्खलन होता है, तो इससे न्यूनतम प्रभाव होता है। और जहां पर वनीकरण नहीं हो रहा है, निर्वनीकरण हो रहा है, खनन गतिविधियां अवैध रूप से चल रही हैं, वहां इन बादल फटनों का नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। और अंत में यदि बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं तो इससे बचने के लिए यदि कोई विकासशील या अविकसित देश है तो वो अपने मित्र देशों से अंतरराष्ट्रीय सहयोग ले सकता है। वैसे तो हर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, इसलिए हमेशा पड़ोसी देश हो, पड़ोसी राज्य हो, पड़ोसी जिला हो या पड़ोस का घर हो, हर व्यक्ति से हमें अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। क्योंकि विपत्ति और आपदा के समय ये ही सबसे पहले हमारे सामने आते हुए नजर आते हैं। उसी के ये एंगल्स हैं कि बादल फटने के क्या प्रभाव को कम करने के क्या उपाय हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेनेशन किया है। उसी का डिटेल विजन यहां पर लिखा हुआ नजर भी आता है आपके सामने। आगे चलते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहां जो बादल फटने की घटना होती है, बेसिकली ये पहाड़ और पर्वत में ही क्यों होती है, ऐसा दिमाग में आता है तो एमपीपीएससी पूछ सकता है, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। या मानव होने के नाते आपके दिमाग में ये तो जरूर आता होगा कि मध्य प्रदेश में तो कभी नहीं होता है, ये हिमालय और दक्षिण भारत में ही क्यों होता है। तो इसके बहुत सारे कॉज हैं, बहुत सारे कारण हैं। इनमें पहला कारण जो लगातार दिखाई देता है वो है भूगर्भीय प्रभाव। पहाड़ी क्षेत्र बादल को ऊंचाई पर उठाते जाते हैं, उठने पर तापमान होता है कम, और जैसे तापमान कम होता है नमी एक ही जगह पर पहुंच जाती है, बादल अधिक मात्रा में वहां पर वर्षा करते हैं, जिसे बादल फटना कहा जाता है। दूसरे कारण पे यदि हम बात करें तो ऊंचाई पर गर्मी का प्रभाव। गर्म हवाएं ऊंचाई पर उठती हैं, बादल संतृप्त हो जाते हैं, नमी की मात्रा एक ही जगह पर गिरती है और बादल फटने की घटना होती है। तीसरा प्रमुख कारण है इस क्षेत्र पर वायुमंडलीय अस्थिरता। यदि किसी क्षेत्र में वायुमंडल स्थिर है तो कभी भी वहां पर बादल फटने की घटना नहीं होगी। परंतु यदि किसी रीजन पे, यदि किसी क्षेत्र में वायुमंडल जो अस्थिर है, यदि अस्थिर है तो वहां पर भारी वर्षा होगी, एक सीमित क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होगी जो बादल फटने की घटना का परिणाम बनेगी। चौथा प्रमुख कारण है वर्षा की बूंदों का आकार, साइज। जल बूंदें यदि छोटे आकार की हैं तो न्यूनतम नुकसान पहुंचाती है, पर यदि बड़े आकार की हैं तो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कई बार तो ओले का रूप भी ले लेती हैं यदि वहां का तापमान 0 डिग्री से हिम रेखा या हिम जो बनने की मात्रा 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। तो यदि तापमान नीचे चला गया तो खतरनाक होंगी। अगला पॉइंट है भारी बूंदें, हैवी बूंदें। एक बिंदु पर बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि बादल उन्हें अपने साथ वायु के साथ आगे नहीं ले जा पाते, और जब ये आगे नहीं ले जा पाते तो उन्हें नीचे गिरा देते हैं। और एक छोटे से क्षेत्र में तापमान विभेदता के कारण, तापमान परिवर्तन के कारण
ये बादल फटने की घटना, क्लाउड बर्स्ट होने की घटना नजर आती है। अगला पॉइंट है अचानक भारी वर्षा का होना। अचानक जब भारी वर्षा हो जाती है तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता। प्राणी जात हो या कोई भी पशु पक्षी हो, इस घटना से तुरंत प्रभावित होता है और इससे जन धन की अत्यंत हानि होती है। अंतिम पॉइंट है स्थानीय मौसम की जटिलता। जब एक छोटा सा क्षेत्र होता है, एक पहाड़ है या कोई पर्वत है, तो उसका मौसमी पैटर्न अलग होता है। मैदानों का पैटर्न अलग है, पहाड़ों का पैटर्न अलग होता है। तो जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ी होती हैं, पर्वत होते हैं, इन क्षेत्रों में तापमान एकदम से परिवर्तित होता है, एकदम से तापमान में परिवर्तन देखा जाता है और यह परिवर्तनीयता ही किसी भी क्षेत्र में बाढ़ लाने का प्रमुख कारण बनती नजर आती है। तो ये इसके प्रमुख कारण थे। यही वो घटना है भूगर्भिक प्रभाव, ऊंचाई पर गर्मी का प्रभाव, वायुमंडलीय अस्थिरता, वर्षा की बूंदों का आकार, भारी बूंदें, अचानक भारी वर्षा, स्थानीय मौसम की जटिलता, ये वो कारण है जिसके कारण से मूल रूप से बादल फटने की घटना पर्वत या पहाड़ी क्षेत्र में होती नजर आती है। अब बादल फटने पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे बात करते हैं कि बादल फटने पर क्लाइमेट क्या चेंज होता है, क्या क्लाइमेट में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। तो बिल्कुल दोस्तों, अनेक अध्ययनों में यह देखा गया है कि वायुमंडल या जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर के शहरों में बादल फटने की जो पुनरावृत्ति है वो तीव्र हुई है, साथ ही साथ निरंतरता बढ़ती ही जा रही है। भारत में ही आप इसके आंकड़े देख सकते हैं, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, केरल हो या उत्तर जो हिमालयन क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में होने वाली कोई भी बादल फटने की घटना हो, जम्मू कश्मीर की घटना हो। अब जब यह घटना होती है तो यह क्यों होती है? इसके पहले कॉज के रूप में होता है अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि होती है। यदि जलवायु परिवर्तन का इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो जलवायु परिवर्तन का पहला प्रभाव पड़ता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। भाई पानी बढ़ रहा है, नमी की मात्रा बढ़ती है। बादल फटने जैसी जो घटना होती है, आकस्मिक घटना होती है, इन आकस्मिक घटना में निरंतरता जलवायु परिवर्तन के कारण ही आती है। दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा प्रमुख कारण है अनियमित मौसम पैटर्न। अनइवन जो चेंज होते हैं, मौसम जो सीजन चेंज होते हैं, ये जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम देखते हैं। कई बार अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, कई बार अत्यधिक ठंड पड़ रही है, कई बार अत्यधिक वर्षा हो रही है। ये सब पैटर्न का जो परिवर्तन है, ये जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। तीसरे रूप में देखते हैं ग्लेशियर पिघलने का योगदान। आखिरकार ग्लेशियर पिघलने में जलवायु परिवर्तन कैसे योगदान करती है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन से CO2 की मात्रा बढ़ी है। CO2 की मात्रा बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कई ग्लेशियर तो समाप्त हो चुके हैं, अब हैं ही नहीं। गंगोत्री अपने मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। यह जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। और चौथा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाढ़ और भूस्खलन की जोखिम बढ़ती है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन की घटनाएं समय के साथ बढ़ेंगी, बादल फटने की घटना होगी, बादल फटने से भूस्खलन बढ़ेगा, हिमस्खलन बढ़ेगा, इससे बाढ़ और अनेक प्रकार की विपत्तियां बढ़ती जाएंगी, जिससे न केवल मानव अपितु पशुओं पर, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव देखा जाएगा। तो ये जो कारण थे बादल फटने पर जलवायु परिवर्तन का क्या इंपैक्ट होता है, ये वही इंपैक्ट थे अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि, अनियमित मौसम पैटर्न, ग्लेशियर पिघलने में योगदान और बाढ़ और भूस्खलन की जोखिम। ये सब प्रमुख रूप से नजर आता है। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क में भी आ सकता है, इस बार निबंधात्मक भी हो सकता है। इसलिए हर एंगल को उत्कर्ष क्लास द्वारा केवल और केवल अधिकारियों के लिए यह किया गया है। तो लगातार ऐसे ही उत्कर्ष से हमेशा जुड़े रहिएगा। अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि बादल फटने का पता लगाना या फॉरकास्टिंग कैसे की जाती है। आखिरकार क्या करके आप पता कर सकते हैं कि बादल फटने की घटना हो रही है? तो इसका पहला है कारण है तीव्र निर्माण। यदि किसी क्षेत्र में बादलों के बनने की घटना बहुत तेजी से हो रही है तो आप समझ जाइए, और यदि वो पहाड़ी या पर्वतीय इलाका है तो वहां बादल फट सकते हैं। दूसरा है मौसम उपग्रह। जितने भी मौसम उपग्रह लगाए गए हैं, सैटेलाइट्स लगाए गए हैं, वो लगातार आपको डेटा भेजते हैं।
मौसम विभाग इसकी आपको भविष्यवाणी भी करता है, बट यदि आप उस भविष्यवाणी को नहीं समझ रहे तो ये गलत है, आपको उनकी बातों को समझना पड़ेगा। तीसरा, वर्षा रडार। वर्षा रडार छोटे से क्षेत्र में कितनी वर्षा हो रही है, कितनी कमी हो रही है, इन सभी चीजों का पता लगाती है। रडार का भी आजकल यूज किया जाता है, तो ये सब चीजों पर हमें ध्यान रखना होगा, सेंट्रलाइज रहना पड़ेगा। भू निगरानी स्टेशन, जो स्टेशन बनाए जाते हैं, आमतौर पर बादल फटना अचानक से होता है। इसकी शुरुआत में तुरंत बहुत वर्षों पहले, माहों पहले, सप्ताह पहले आप इस बात को नहीं पता लगा सकते हैं, परंतु यदि मौसम विभाग आपको किसी भी तरह से चेतावनी दे रहा है तो उस चेतावनी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अगला है उत्तम मौसम रडार। बिल्कुल वही चीज है कि नई टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना है, यह महंगी जरूर है पर मानव के जीवन को बचाने में सहायक है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, इंपैक्ट इसमें बहुत सारे प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के पड़ते हैं, तो बादल फटने की घटना को यदि आपको कम करना है तो इसके लिए आपको वनीकरण करना होगा और लोगों को प्रोत्साहित भी करना होगा। जैसे अभी चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम, जलवायु जरूर परिवर्तित होगी और आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी भी लग जाएगी। अगले पॉइंट में आते हैं, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास। जितने भी कार्य किए गए हैं पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में, उनमें सुधार करके यह कार्य किया जा सकता है। अगला पॉइंट है समय पर अद्यतन। समय पर जब भी आपको जानकारी मिलती है तुरंत उस क्षेत्र से आपको दूर जाना है, परंतु याद रखिए आपके कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता नहीं होनी चाहिए, कोई तरह की समस्याएं बढ़नी नहीं चाहिए, इसका ध्यान आपको रखना है। अंत में है तैयारी के उपाय। हमें आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के उपरांत सभी कार्यों को करना चाहिए, बुनियादी ढांचों को मजबूत करना चाहिए और आपातकालीन क्रियाओं में सुधार जरूर लाना चाहिए। तो ये वही चीज है कि हम कैसे पूर्वानुमान लगा सकते हैं, किन चीजों में लगातार कहीं भूस्खलन की घटना हो रही है, दरारें पड़ रही हैं, तो ये चीजें भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हालिया समय में, फैक्ट कहीं भी आ सकते हैं, हालिया समय में ऐसी घटनाएं कहां कहां हुई है, तो अगस्त 2024 में यदि हम बात करें तो अभी हिमाचल प्रदेश में यह घटना दिखाई देती है। कहां कहां हुई, तो निर्मंड, सेंज, मलाड़ा, पधर, रामपुर में कई बार बादल फटने की घटना देखी गई है। उत्तराखंड में भी देखी गई है, केरल में भी ये घटनाएं देखी गई हैं। अचानक बाढ़ आती है, भारी क्षति होती है, जानमाल का नुकसान होता है। मई 2018 में बेलगांव कर्नाटक में हुई थी, अर्थात पश्चिमी घाट वाले रीजन में दिखाई दी थी। इसके बाद उत्तराखंड के चमोली में भी हुई थी। 2024 में भी ये घटनाओं में निरंतरता देखी जा रही है। 2023, 2024 में ये निरंतरता देखी जा रही है। चमोली और टेहरी, गढ़वाल जैसे रीजन में ये घटना दिखाई देती है। यहां पर भी यही बादल फटने से बहुत अधिक त्रासदी आई थी। जुलाई 2021 में किश्वर, जम्मू कश्मीर और बहुत सारे रीजन जम्मू कश्मीर में है जहां बाढ़ में बादल फटा था। आपने सिक्किम का भी नाम सुना होगा जहां पर यह घटना ग्लोव के रूप में हुई थी, बादल फटने की घटना हुई थी। तो ये वो घटनाएं हैं जो लगातार आपके क्षेत्र में हो सकती है यदि आप पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत से तरह के प्रश्न बन सकते हैं मुख्य परीक्षा में, जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुझावों के संदर्भ में उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के संघात को कम करने के लिए उपाय को आपको समझाना है। दूसरा, बादल फटना शब्द का क्या अर्थ है, यह सामान्य वर्षा से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में आपको देखना है। तीसरा, बादल फटने के प्रति सरकार संवेदनशीलता का प्रकाश डाली कि सरकार कितनी संवेदनशील है और इन घटनाओं के प्रबंधन के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो ये वो घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जाते जाते दोस्तों, आप सभी के लिए उत्कर्ष में 3x आपके लिए उपहार लेकर आए हैं। ये उपहार क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं। तो स्वतंत्रता 78वां हम मना रहे हैं और इसके लिए आपको उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट 78% का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही डॉक्टर निर्मल गहलोत सर जी का जन्मदिन 13 तारीख को है, इसलिए आपको 13% का अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है और इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है NG13। साथ ही साथ चूंकि रक्षाबंधन का भी समय है, आप अपनी बहनों को, बहन अपने भाइयों को, आप अपने परिवार के किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सही में एक अधिकारी बन सकता है, उस व्यक्ति को आप ये कोर्स दे सकते हैं नॉमिनल शुल्क के साथ। और साथ ही यदि आप इस कोर्स को 13 से 21 अगस्त के बीच में लेते हैं तो आपके पास
ध्यान रखिएगा, अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट पाने का भी मौका है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, 13 तारीख से 21 अगस्त के बीच ही केवल ये ऑफर है। ये ऑफर कुछ समय के लिए, तो इसे ग्रैब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी के लिए उत्कर्ष ने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच 6.0, जिसे संपूर्ण 6.0 नाम दिया गया है। इसमें यदि आप इंदौर में आकर तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी फीस 70,000, और यदि आप घर बैठे ही इसकी तैयारी करना चाहते हैं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो लेना चाहते हैं, तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम इसे लेना चाहते हैं तो इसके लिए मात्र 15,000 की शुल्क देकर आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। और यदि 13 से 21 तक आप इसको एनरोल करते हैं तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच में आपको एक विशेष डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो इससे लगातार जुड़े रहिए। तो यह था पूरा सेशन आपका, जो लगातार करंट से जोड़कर भूगोल के प्रश्न बन सकते हैं। ये आपने देखा एमपीपीएससी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पे। लगे रहिए और जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ। जय हिंद, जय भारत।